आज आपका टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास के अंतर्गत आपने बुद्धि ऑलरेडी पहले से पढ़ लिया, गौर किया होगा। बुद्धि को बुद्धि से पढ़िएगा। मैंने बार बार कहा चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिए, चैनल के साथ बने रहिएगा। पॉज करने की जरूरत नहीं, रोकने की, सब आगे बढ़कर जाने की जरूरत नहीं। कहीं कुछ छूट गया दिक्कत आएगी, परेशानियां होंगी, परेशानियों से बचने के लिए बता रहा हूं ये सारी चीजें। आज का जो आपका टॉपिक है वो बुद्धि परीक्षणों के प्रकार क्या है। प्रकार तो कहा यह गया, बुद्धि परीक्षणों के प्रकार के बारे में जब बात आती है तो मुख्यता प्रमुखता से इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है। दो हिस्से कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षा। दैट मीन्स व्यक्तिगत और सामूहिक, ये दो टाइप्स हैं बुद्धि परीक्षणों के। तो पहला टाइप्स क्या? व्यक्तिगत, और दूसरा क्या? सामूहिक। दैट मीन्स व्यक्तिगत परीक्षण और दूसरा सामूहिक परीक्षण। अब व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षणों के विषय में बताया जाता है। पहली बात चर्चा कर लेते हैं व्यक्तिगत परीक्षण पर। एक निश्चित समय में एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करना वैयक्तिक परीक्षण कहलाता है। बिने साइमन ने बुद्धि परीक्षा के अलावा बैरल पामर परीक्षा में यह विधि प्रयोग की। इसमें 38 प्रश्न थे। 1.5 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों के लिए यह परीक्षण किया गया, जिसे सोटा प्रिंसिपल स्केल के आयु वर्ग के लिए किया गया। अमेरिका में इसका प्रयोग किया गया। तो कहा यह गया कि जहां पर व्यक्तिगत एक निश्चित समय में व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है उसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। वहीं सामूहिक बुद्धि परीक्षण के विषय में आता है तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग 1914 से 1918, याद होगा आपको, प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया था। यह सेना की भर्ती के लिए सामूहिक परीक्षा के रूप में किया गया था। इस परीक्षण में जो अधिकारी और सैनिक थे उनका चयन करने के लिए परीक्षण किया गया था और इस परीक्षण में सामूहिक रूप से सारे लोगों को उनकी योग्यता को जांचने का प्रयास किया गया। अब ये दोनों ही परीक्षण लें, चाहे व्यक्तिगत परीक्षण की बात हो या सामूहिक परीक्षण की बात हो, ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। अब ये दो तरह कौन से हैं? एक है शाब्दिक और दूसरा है क्रियात्मक। क्लियर है? दैट मीन्स बुद्धि परीक्षणों के दो विभाजन हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। 1914 से 18, ध्यान देना, प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिक चयन हेतु व्यक्तिगत परीक्षण के बारे में जब जिक्र आता है तो इस पर बिने का प्रयोग आता है। ठीक है, आपने सुना होगा। तो ये परीक्षण के क्या है? टाइप्स हैं। अब इन दोनों परीक्षणों की, चाहे व्यक्तिगत परीक्षण की बात करें या सामूहिक परीक्षण, इनके टाइप्स हैं दो तरह के। एक शाब्दिक परीक्षण और दूसरा क्रियात्मक परीक्षण। ठीक, शाब्दिक परीक्षण क्या है और क्रियात्मक परीक्षण क्या है, इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो शाब्दिक कहा गया यथा नाम तथा गुण, अर्थात जहां पर ज्ञान के विषय को लिया जाता है, योग्यता ली जाती है, पुस्तकीय योग्यता का संदर्भ प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शाब्दिक कहते हैं। दैट मीन्स ज्ञान विज्ञान से संबंधित, विशेषीकृत ज्ञान से संबंधित, योग्यता से संबंधित वह शाब्दिक होता है। और क्रियात्मक साधारण क्रियाओं से संबंधित, अर्थात विशेष योग्यता आदि की आवश्यकता नहीं होती। अब यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, इनके विषय में। तो व्यक्तिगत यथा नाम तथा गुण, व्यक्ति का, सामूहिक समूह का। 14 से 18 समूह में प्रथम विश्व युद्ध के समय सामूहिक व्यक्तिगत परीक्षण के विषय में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि साइमन बुद्धि परीक्षा जो है
जो 1.5 से 5.5 वर्ष तक के बच्चों में हुई। सोटा प्रिंसिपल स्केल की आयु वर्ग के लिए किया गया। अमेरिका के डिटरमिन का प्रयास और बर्ड का प्रयास इसमें प्रशंसनीय था, इसलिए वेस्लर बैडबिन इंटेलिजेंस टेस्ट या डायमंड एमन्स टेस्ट जो 10 वर्षों तक के बालकों के लिए किए गए, ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के क्या हैं, टाइप्स हैं, प्रकार हैं। वहीं सामूहिक के काले, जिसमें समूह के लिए, सैनिकों के लिए किया गया। सामूहिक परीक्षा बिने और टर्मन की बुद्धि परीक्षण को इन्होंने स्वीकार किया, जिसमें सैनिक और अधिकारियों के चयन के लिए किया गया। तो कहा गया इनके टाइप्स जो है वो 2 हैं, शाब्दिक और क्रियात्मक। शाब्दिक और क्रियात्मक का मतलब जहां विशेषीकृत ज्ञान आदि के लिए शाब्दिक का प्रयोग करते हैं, सामान्य स्तर पर किसका, क्रियात्मक चीज का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स अब इनके 2 हैं, शाब्दिक है और अशाब्दिक है। अब जैसे हम पहला ही ले लें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में, तो व्यक्तिगत का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इनकी चर्चा कर लें। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हुए और इन टेस्टों में जहां शाब्दिक और अशाब्दिक आता है, शाब्दिक और अशाब्दिक का तात्पर्य है शब्द से और अशाब्दिक का मतलब क्रियात्मक से, तो बिटवीन द दोनों का डिफरेंसेस समझें। तो शाब्दिक अर्थात भावनात्मक परीक्षण छोटे बालकों पर संभव नहीं है, विशेषतः बड़े बालकों पर, ज्ञान वाले लोगों पर यह परीक्षण किया जाता है। तो शाब्दिक परीक्षण व्यक्ति के विभिन्न समूहों की तुलना नहीं की जा सकती, जबकि भाषा रहित या अशाब्दिक में परीक्षणों में ऐसा संभव है। शाब्दिक परीक्षणों का प्रयोग पिछड़े, मानसिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं, विशेष ज्ञान के लिए जरूरी होता है। वहीं क्रियात्मक या शाब्दिक परीक्षण साधारण लोगों के लिए किया जा सकता है। वहीं शाब्दिक परीक्षण के विषय में बताया जाता है कि शाब्दिक परीक्षण विशेषीकृत ज्ञान के लिए है, वहीं अशाब्दिक अनपढ़ व्यक्तियों के लिए है। तो इसमें अगर हम देखें प्रमुखता से, तो प्रमुखता से देखें जैसे आता है वाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं, अर्थात वाचिक का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें जिक्र आता है आर्मी अल्फा परीक्षण का। आर्मी अल्फा का जहां जिक्र आए, यह परीक्षण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिक और सैनिक अधिकारियों के चयन करने हेतु किया गया था। इसमें लोगों के लिए अंग्रेजी भाषा में ज्ञान था, अंग्रेजी को जो पढ़ लिख सकते थे। इसमें 212 प्रश्न थे जिनको 23 मिनट 15 सेकंड के अंदर हल करना था। दूसरा है सेना का सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। द्वितीय महायुद्ध के समय इसका प्रयोग किया गया। इसमें शब्दावली, गणित, वस्तु गणना, 3 प्रकार की समस्याओं का समाधान था। ऐसा प्रयोग, तो एक और प्रयोग आता है प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो कहा गया इसे प्रयाग मेहता के द्वारा किया गया। कक्षा 7 से अधिक पढ़ने वाले 12 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बुद्धिमापन किया गया। इसमें 10 तरह के 6 पद दिए गए थे। इसमें तार्किक चयन, संख्या, श्रृंखला चयन, वर्गीकरण, सादृश्यता, अव्यवस्थित वाक्य आदि। इसके साथ एक परीक्षण और आता है जलोटा का साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसे SS जलोटा ने दिया। इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो 11 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के थे। सामूहिक रूप से सामान्य मानसिक योग्यता का इसमें मापन किया गया। इस परीक्षण में 100 पद दिए गए। परीक्षण को 7 भागों में बांटा गया, जिसमें शब्द सम्मान थे, शब्द भंडार, विपरीत, श्रृंखला, वर्गीकरण, श्रेष्ठ उत्तर, सादृश्यता, अनुमान। तो कहा गया ये सारी चीजें किसके अंतर्गत, वाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आती हैं। वहीं अवाचिक या क्रियात्मक सामूहिक बुद्धि परीक्षणों के अंतर्गत जिन जिक्र आता है जिन चीजों का, उसमें है आर्मी बीटा परीक्षण। अमेरिका में प्रथम महायुद्ध के समय सेना के विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के चुनाव के लिए किया गया। इस परीक्षण में भाषा का ज्ञान जिन्हें नहीं था, जो अशिक्षित थे, उनके लिए आर्मी बीटा का प्रयोग हुआ। इसी के साथ अवाचिक के अंतर्गत आता है शिकागो अवाचिक परीक्षण, जो 6 वर्ष की आयु के बालकों के लिए से लेकर प्रौढ़ बालकों तक के लिए था। 13 वर्ष बालकों के लिए परीक्षण ज्यादा उपयोगी बताया गया, जिसमें प्रतीकात्मक अंक, वस्तुओं का वर्गीकरण, समानता प्रत्यक्षीकरण, चित्त विन्यास आदि के माध्यम से। इसके अलावा एक अवाचिक में आता है पिजन अवाचिक परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक पिजन के द्वारा किया गया। इसमें 4 सहायक परीक्षण थे, प्रत्यक्षात्मक गति, समानताएं, सदृशता, आकृति क्रम आदि। इसके अलावा एक और परीक्षण अवाचिक में आता है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, जो 1956 में संशोधित संस्करण के माध्यम से आया। प्रत्येक भाग में 12 परीक्षण पद थे, कुल 60 परीक्षण पद थे, जिसे
मैजिसेस क्रमशः एक दूसरे से अधिक कठिन होता जाता था, अर्थात कठिनाइयां बढ़ती जाती थी। इस परीक्षण में अवाचक और क्रियात्मक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का उल्लेख मिलता है। इसका जो उल्लेखनीय रूप है वह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी लंदन द्वारा N11 P7023 परीक्षण के अंतर्गत इसे लिया जाता है। एक कैटल का कल्चरल फ्री टेस्ट भी अवाचक के अंतर्गत आता है। डियरवान सामूहिक परीक्षण माला का संदर्भ इसमें प्रयोग किया। कुल मिलाकर यह परीक्षण इस प्रकार से है। अब बात आती है आईक्यू की या बुद्धि लब्धि की। तो कहा गया बुद्धि लब्धि के विषय में बताया जाता है कि बुद्धि लब्धि क्या है, तो मानसिक आयु तथा बुद्धि लब्धि का अर्थ क्या है, इन पर चर्चा कर लेते हैं और यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो अगर हम बात करें मानसिक आयु की और बुद्धि लब्धि के अर्थ की, तो मानसिक आयु क्या? बिने ने बुद्धि परीक्षा के आधार पर मानसिक आयु की सार्थकता के बारे में बताया। उन्होंने मत दिया कि मानसिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा को अभिव्यक्त करती है, जो उसके कार्यों द्वारा जानी जाती है कि एक किसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा क्या होती है। कुल मिलाकर अगर कहें तो मानसिक आयु व्यक्ति के द्वारा एक विकास की सीमा है कि यथास्थित जितना उसका आयु संदर्भ में विकास होना था वो हुआ या नहीं, उससे जो अपेक्षाएं रखी जाती हैं उसके विषय में मानसिक आयु बताती है। साथ ही बात आती है बुद्धि लब्धि की। तो कहा गया बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर हम बुद्धि लब्धि का निष्कर्ष निकालते हैं और कहा गया इसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति आयु संदर्भ के अनुसार परिपक्व हुआ या नहीं। तो कहा गया परिपक्वता मानसिक आयु की जानने का प्रयास किया जाता है। किसके माध्यम से? बुद्धि लब्धि के माध्यम से, जिससे सामान्य मानसिक योग्यता का मापन किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला है, किसका? बुद्धि लब्धि का या आईक्यू का, जिसे आप लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वार्टेंट बोला जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला सीधा सीधा सा है। मानसिक आयु को हम वास्तविक आयु के साथ निकालते हैं। तो आपका MA ये आपका क्या है? इंटू 100। तो MA का मतलब है मानसिक आयु और CA का मतलब है वास्तविक आयु। तो MA क्या है? मानसिक आयु और CA क्या है? वास्तविक आयु। तो हम किससे इंटू कर देते हैं? 100 से। ये आपका क्या है? ये आपका बुद्धि लब्धि या IQ है। जैसे आप लोग अक्सर साधारणता रूप से मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु क्या? MA मेंटल एज। वास्तविक आयु का मतलब CA, ठीक, इंटू 100। इसके माध्यम से आप क्या निकालते हैं? IQ या बुद्धि लब्धि निकालते हैं। तो बुद्धि प्रतिभा सूचकांक में जो वर्गीकरण है तो इसे विशेष रूप से बताया गया। इस विशेष रूप से जो वर्गीकरण दिया गया उसका सूचकांक है, जिसे आप लोग IQ सूचकांक के रूप में जानते हैं, IQ सूचकांक के रूप में अध्ययन करते हुए देखे जाते हैं। इस IQ सूचकांक के विषय में जो विशेष चीजें बताई गई वो इस तरीके से, दैट मीन्स बुद्धि लब्धि का जो वितरण मिलता है उस वितरण को बताया गया। ठीक, इस वितरण के विषय में विशेष चीजें स्पष्टीकृत की गई। जिस बुद्धि के विषय में कई बार एक जिक्र आता है कि सर्वप्रथम इसके बारे में बुद्धि मापन का मानदंड किसने दिया, तो आता है सर्वप्रथम अगर मानदंड आ जाए तो साइमन बिने के द्वारा दिया गया। इसे स्पष्टीकरण करके वैज्ञानिक रूप से इस चीज को स्पष्टीकरण, तो बुद्धि प्रतिभा सूचकांक के बारे में मात्रा या मानसिक अभिवृद्धि को टर्मन द्वारा बनाया गया। तो टर्मन का वर्गीकरण आ जाता है, या जिसे दिया किसने, तो कहा गया टर्मन का वर्गीकरण डॉक्टर मेरिल के द्वारा दिया गया। ये वर्गीकरण कैसा है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लें आप।
ध्यान दे लें, कई बार ये चीजें आ जाती हैं, पूछ दी जाती हैं। तो अगर आ जाए, सबसे पहला मानदंड देने वाले कौन? साइमन बिने। क्लियर है? आ जाए इसका वैज्ञानिक स्वरूप, तो किसने? टर्मन के द्वारा स्पष्ट किया गया। तो जिसे आप सीधा सीधा सा स्पष्ट कर सकते हैं कि इसे वैज्ञानिक रूप से किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा दिया गया। यह सीधा सीधा सा है। तो टर्मन का परीक्षण क्या है? तो टर्मन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कहलाता है। ठीक है। तो कई बार बुद्धि लब्धि के अनुसार, आईक्यू के अनुसार बुद्धि लब्धि वितरण के बारे में बताया जाता है। तो यह वितरण किसका है? तो किसका है? वितरण बताया जो जाता है वो टर्मन का है। किसका? जिसे मेरल सारणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मन का वर्गीकरण मेरल सारणी या बुद्धि लब्धि वितरण है। ये क्या है? ये बुद्धि लब्धि वितरण है, जिसमें कितना कितना प्रतिशत है, कौन कौन से लोग हैं, आईक्यू का क्या स्वरूप है। तो आप देखें 140 to 169 इस श्रेणी के अंतर्गत जो बालक आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो अति प्रतिभाशाली कहते हैं। ये कौन है? अति प्रतिभाशाली हैं, जिनका आईक्यू 140 to 169 है। 120 से 139 तक कौन आते हैं? प्रतिभाशाली बालक आते हैं। क्लियर है? इसके साथ ही आगे बढ़ें तो 110, 119 इस श्रेणी की ओर अगर हम जाएं तो यहां अति उत्कृष्ट बालकों को रखा जाता है। कौन से? अति उत्कृष्ट बालक आते हैं। 90 to 109 109 यहां पर उत्कृष्ट बालक आते हैं। कौन से बालक? उत्कृष्ट बालक। 80 to 89 यहां पर जो बालकों का समस्तर है वो है सामान्य बालकों का। किनका? सामान्य बालकों का। साथ ही 70 to 79 यहां जो बालक आते हैं वो मंद बालक है। मतलब बुद्धि कैसी हो गई इनकी? मंद हो गई, कमजोर हो गई। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है आपको? इसके आगे बढ़ें, इसके आगे अगर बढ़ें तो डिस्ट्रीब्यूशन और भी देखें। 60 to 69, 50 to 59, 25 to 49 और 0 से 24 इनका समस्तर अगर देखें तो 60 to 69 ये निर्बल है। काहे में? बुद्धि में। 50 to 59 की ओर अगर जाएं तो ये हीन बुद्धि के लोग हैं। कौन से लोग? हीन बुद्धि के। साथ ही 25 to 49 चले जाएं, ये मूर्ख हैं। क्या हैं? मूर्ख हैं। वहीं 0 to 24 पहुंच जाएं तो इन्हें आप लोग कहते हैं जड़। मतलब जिस पेड़ में खड़े हैं उसी की डाल को तोड़ते नजर आते हैं। तो ये क्या है? ये बुद्धि लब्धि का वितरण है। जो वितरण आप पढ़ते हैं जिसे मेरल स्वीकृति प्राप्त है, मेरल सारणी कहते हैं या मेरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या? टर्मन का है। ठीक, जिसे आप प्रतिभा सूचकांक भी कहते हैं, अर्थात प्रतिभाओं का डिस्ट्रीब्यूशन। कहा यह जाता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक हैं प्रतिभाशाली, तो इनका 1% देखा जाता है। वहीं प्रखर बुद्धि 5% मिलते हैं। वहीं तीव्र बुद्धि के 14%, सामान्य बुद्धि में सर्वाधिक संख्या होती 60% का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। मंद बुद्धि 14% पाए जाते हैं। वहीं अल्प बुद्धि के बारे में 5% बताया जाता है। जड़ बुद्धियों का समस्तर
1% के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये प्रतिशत है किसका? आईक्यू का, बुद्धि लब्धि का। कुल मिलाकर अगर देखें तो जो विशेषीकृत चीजें हैं आपकी बुद्धि से संबंधित, उन चीजों का आपको हमने जिक्र कर दिया। कुछ एग्जामिनेशन विशेष प्रश्न आ जाते हैं, उनके बारे में आपका जानना जरूरी है। तो वो प्रश्न क्या है उन पर, जैसे कई बार आ जाता है कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया गया है। ध्यान देना, सर्वप्रथम अगर बुद्धि परीक्षण आ जाए तो 1905 में किसने किया था? बिने ने किया था। किसने किया था? सर्वप्रथम बुद्धि मापन का मानदंड देने वाले कौन है? बिने है। कब दिया गया? 1905 में दिया गया। या बुद्धि लब्धि मानदंड के बारे में बताते कौन है? तो साइमन बिने बताते। इस चीज के बारे में प्रश्न आ जाता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कर देता है। अन्य प्रश्नों में अगर चले जाए तो आता है कि इन सारी चीजों के साथ साथ ये भी अक्सर पूछ दिया जाता है जो आप ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं, उन चीजों के बारे में प्रश्न जनरेट होते नजर आते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देते चलिएगा। एक आ जाता है कि बुद्धि जीवन समस्याओं और परिस्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता है। इस चीज को कौन बताते हैं? स्तन महोदय बताते हैं, अक्सर पूछ दिया जाता है। सीखने की योग्यता किसने डिफाइन किया? मैंने ऑलरेडी आपको बताया था डेफिनेशन में, याद रखना, बर्किंघम ने इस चीज को डिफाइन किया। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो ऑलरेडी आता है 1905 में, साइमन बिने का बुद्धि मापन का वैज्ञानिक डिस्ट्रीब्यूशन या मापदंड के बारे में बताते हैं कौन? साइमन बिने। इस चीज पर आता है, ध्यान देना। कब बताते हैं? 1905 में बताते हैं। कौन बताता है? साइमन बिने ही बताते हैं। इस चीज पर विशेष गौर करिए। कुल मिलाकर ये आपका बुद्धि का कॉन्सेप्ट, बुद्धि से पढ़ते हुए आपने बुद्धि के बारे में समझ लिया और जान लिया, सिद्धांतों की, कारक की, सारी चीजों का जिक्र किया, विशेषताओं का। बड़े गौर से पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा, हमारे चैनल में बने रहिएगा। यहां आपकी बुद्धि खत्म हुई और मैं कहना चाहूंगा बुद्धि से बुद्धि को पढ़िएगा और आपकी बुद्धि का विकास होगा। और कहीं पर भी बुद्धि में समस्यागत स्थितियां हो, चिंतन करिएगा और चिंतन के साथ हमें प्रश्न दीजिएगा। जिन प्रश्नों का आप जवाब चाहते हैं यथाशीघ्र आपको जवाब दिया जाएगा। कोशिश थी सारे विषय को कम समय में एक आपकी चीजों को आप तक पहुंचाने की। इसमें कहीं कोई अगर आपको समस्या आती है उस समस्या का निदान हम देंगे, बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलते रहिए, बढ़ते रहिए। आपकी प्रगति हो, आपको लक्ष्य मिले, बट मेहनत की है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।